बिल्कुल रूट लेवल पर जाकर इसको समझते हैं। शुरू करते हैं। तो सेंटेंस यहां से शुरू होता है, मैं पढ़ता हूं एक बार। It is no surprise that the AIADMK, the principal opposition party in the previous Tamil Nadu Assembly, is heading towards a split, having faced a second successive setback in the recent Assembly election, apart from several defeats in parliamentary elections. बाप रे, लंबा सेंटेंस है। हाँ, एक बिगिनर इस लंबाई को देखकर सच में घबरा सकता है। पर आइए, डरते नहीं हैं, इसको तोड़-तोड़ कर समझते हैं अपने रूल के हिसाब से। बिल्कुल। तो पहला छोटा हिस्सा, इट इज, यानी ये है। नो सरप्राइज, कोई आश्चर्य की बात नहीं। दैट द की AIADMK, AIIDMK, जो पार्टी है, द प्रिंसिपल मुख्य ऑपोजिशन पार्टी, विपक्षी पार्टी, हाँ, इन द प्रीवियस पिछले तमिलनाडु असेंबली। तमिलनाडु विधानसभा में। एक सेकंड रुकते हैं, मैंने एक वर्ड पढ़ा, प्रिंसिपल। अच्छा, स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं, क्या उन्हीं की बात हो रही है यहाँ? मुझे लगता था कि किसी सिद्धांत या नियम के लिए भी तो प्रिंसिपल वर्ड यूज होता है ना। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया डाउट है ये। और आपको बता दूं, ये SSC या बैंकिंग एग्जाम्स के एरर डिटेक्शन वाले सेक्शन का एकदम फेवरेट सवाल है। अच्छा, सच में? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंग्लिश में दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। एक होता है PRINCIPLE, जिसका आखिरी हिस्सा LE होता है। इसका मतलब होता है सिद्धांत, उसूल या नियम। ओके, LE वाला सिद्धांत हो गया। राइट। और दूसरा वर्ड होता है PRINCIPAL, जिसमें एंड में PAL आता है, जो यहाँ आर्टिकल में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है मुख्य या मेन। और स्कूल के हेडमास्टर को भी यही कहा जाता है क्योंकि वो मुख्य होते हैं। ओह, यानी यहाँ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी का मतलब है मुख्य विपक्षी पार्टी। एग्जैक्टली। एग्जामिनर अक्सर एग्जाम में जानबूझकर PLE वाला प्रिंसिपल लिखकर दे देगा और स्टूडेंट्स को वही गलती पकड़नी होती है। फंडा एकदम क्लियर हो गया। तो AL वाला मुख्य है और LE वाला सिद्धांत। चलिए अब सेंटेंस को आगे तोड़ना जारी रखते हैं। आगे बढ़िए। तो पार्टी की बात हो गई, अब आगे लिखा है इस हेडिंग बढ़ रही है टूवर्ड्स की ओर या की तरफ, अ स्प्लिट, एक बंटवारे के। यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। पूछिए। इस हेडिंग के बाद टूवर्ड्स आया है, क्या हम यहाँ सिर्फ टू नहीं लगा सकते थे, जैसे इस हेडिंग टू अ स्प्लिट? ये भी एक बहुत अच्छा लॉजिक लगाया आपने। देखिए, टू और टूवर्ड्स में ना एक बहुत ही बारीक ग्रामर का फर्क होता है। कैसा फर्क? प्रेपोजिशन टू हमेशा एक आखिरी मंजिल यानी डेस्टिनेशन को दर्शाता है। जैसे अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसका मतलब मेरी मंजिल दिल्ली है। हाँ, वो फिक्स हो गया। बिल्कुल। पर जब हम प्रेपोजिशन टूवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ दिशा यानी डायरेक्शन से होता है, या फिर एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस से होता है। पार्टी अभी पूरी तरह बनती नहीं है, वो बस उस दिशा में आगे बढ़ रही है। अच्छा, मतलब रास्ते में है अभी। हाँ, इसलिए यहाँ टूवर्ड्स का इस्तेमाल एकदम सटीक है। और हेडिंग यहाँ वर्ब है, जिसका मतलब है किसी दिशा में चलना या बढ़ना। बेहतरीन एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे के शब्दों को तोड़ते हैं फिर। हाँ। हैविंग फेस्ड, सामना करने के बाद। अ सेकंड, लगातार, दूसरी। सक्सेसिव, लगातार। सेटबैक, नाकामी या झटकेगा। यहाँ हैविंग फेस ने मुझे थोड़ा अटका दिया है। क्यों, क्या हुआ? अरे मतलब सिर्फ आफ्टर फेसिंग भी तो लिखा जा सकता था ना, ये हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म क्यों लगा दी इन्होंने? यही तो एडवांस्ड इंग्लिश का जादू है। ग्रामर के भाषा में इस कॉन्सेप्ट को परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल। हाँ, इसका स्ट्रक्चर हमेशा हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 होता है। और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको ये दिखाना हो कि एक काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उसके तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो रहा है। अच्छा, एक के बाद एक। लीजिए, हैविंग ईटन फूड आई वेंट टू स्लीप, मतलब खाना खाने का काम पूरा हुआ और फिर मैं सो गया। यहाँ पार्टी ने पहले हार का सामना किया, मतलब हैविंग फेस्ड, और उसके बाद अब वो बंटवारे की तरफ जा रही है, मतलब इज हेडिंग। ओह वाओ। ये बेसिकली एक न्यूज़पेपर हैक है जिससे बहुत कम शब्दों में इवेंट्स का सीक्वेंस बताया जाता है। वाह, परफेक्ट पार्टिसिपल का लॉजिक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। और इस चंक में दो और शानदार वर्ड्स आए हैं। मैंने पढ़ा सक्सेसिव सेटबैक। सक्सेसिव और सक्सेसफुल, ये दोनों तो दिखने में काफी एक जैसा लगते हैं ना? हाँ, लगते हैं। और यही तो क्लोज टेस्ट का सबसे बड़ा जाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वो कैसे? बैक का मतलब होता है नाकामी, रुकावट या कोई धक्का लगना। तो यहाँ कामयाबी की बात नहीं हो रही है, बल्कि लगातार नाकामी
यानी सक्सेसिव सेटबैक की बात हो रही है। समझ गया। और सुनिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आरसी में अगर सेटबैक का सिनोनिम पूछा जाए तो ऑप्शंस में ब्लो, हर्डल या हिंड्रेंस बिल्कुल सही जवाब होंगे। नोट कर लिया जाए इसको। चलिए आगे के शब्दों को तोड़ते हैं अब। हाँ, इन द रिसेंट हाल ही के असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव में अपार्ट फ्रॉम के अलावा सेवरल डिफीट्स कई हार के इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। संसदीय चुनावों में मुझे यहाँ अपार्ट फ्रॉम का लॉजिक थोड़ा क्लियर करना है। अपार्ट का मतलब तो अलग होना होता है ना, जैसे टेक इट अपार्ट। तो यहाँ क्या अलग हो रहा है भाई? अरे नहीं, यहाँ अपार्ट फ्रॉम एक फिक्स्ड फ्रेज की तरह काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, इंग्लिश में अपार्ट फ्रॉम का मतलब अलग होना नहीं, बल्कि के अलावा या इसके सिवा होता है, जिसे इंग्लिश में बिसाइड्स या इन एडिशन टू भी कहते हैं। यानी विधानसभा चुनाव में तो लगातार झटका लगा ही, इसके अलावा यानी अपार्ट फ्रॉम संसदीय चुनाव में भी कई बार हार मिली। ये सेंटेंसेस को जोड़ने वाला एक फ्रेज है। ओके, तो अब इस पूरे लंबे सेंटेंस को अपने लॉजिक वाले फ्रेम में डालते हैं। हमारा नियम है कि हर लंबे सेंटेंस को पढ़ने के बाद दिमाग में हु, व्हाट और व्हाई के सवाल आने चाहिए। बिल्कुल आने चाहिए। तो आइए इस सेंटेंस को आगे से पीछे तक लॉजिक से चेक करते हैं। हु, कौन? जवाब मिला द AIAMDK पार्टी। सही। दूसरा सवाल, व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है? जवाब मिला इज हेडिंग टुवर्ड्स अ स्प्लिट, यानी बंटवारे की तरफ बढ़ रही हैं। तीसरा सवाल, व्हाई? क्यों बढ़ रही है? जवाब मिला हैविंग फेस्ड अ सेकंड सक्सेसिव सेटबैक, यानी लगातार दूसरी हार का सामना करने के कारण। एकदम क्लियर लॉजिक। अब बारी आती है फाइनल फ्लो वाले नियम की। तोड़ तोड़ कर तो पढ़ लिया, अब इसको इंग्लिश और हिंदी को मिलाकर एक नेचुरल स्ट्रीम में पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इट इज नो सरप्राइज, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दैट द AIADMK की AIADMK, द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, इन द प्रीवियस तमिलनाडु असेंबली, पिछले तमिलनाडु विधानसभा में, is heading towards a split, एक बंटवारे की तरफ बढ़ रही है। Having faced a second successive setback, लगातार दूसरी हार का सामना करने के बाद, in the recent assembly elections, हाल ही के विधानसभा चुनाव में, apart from several defeats, कई हार के अलावा, in parliamentary elections, संसदीय चुनावों में। शानदार फ्लो था ये। अब अगर स्टूडेंट्स इस बात पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि कैसे मैं सब्जेक्ट को उसके एक्शन से जोड़ा जाता है और बीच की एक्स्ट्रा जानकारी को कॉमास के बीच डाला जाता है। यही न्यूज़पेपर पढ़ने का असली तरीका है। तो पार्टी एक बंटवारे की दिशा में जा रही है, ये पहला कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया हमें। हाँ। लेकिन जब टॉप लेवल पर दरार आती है तो MLAs यानी जो विधायक होते हैं, उनकी क्या हालत होती है? आइए देखते हैं कि न्यूज़पेपर ने उस स्थिति को कैसे बयान किया है अगले सेंटेंस में। सेंटेंस पढ़िए। हाँ, सेंटेंस है, As of now, the 47 MLAs from the Dravidian Major are divided over their support for the leadership of General Secretary Edapadi K. Palaniswamy, who was until recently the leader of opposition. लंबा सेंटेंस फिर से। बिल्कुल, पर हमारा रूल वही रहेगा। चलिए अपना तोड़-तोड़ कर पढ़ने का नियम लगाते हैं इस पर भी। शुरू कीजिए। As of now, अभी तक या फिलहाल, the 47 MLAs, 47 विधायक फ्रॉम द द्रविडियन मेजॉरिटी, प्रमुख द्रविडियन पार्टी के, आर डिवाइडेड, बटे हुए हैं, ओवर देयर सपोर्ट, अपने समर्थन को लेकर। एक सेकंड, एक्सपर्ट जी, यहां पर ना लिखा है आर डिवाइडेड ओवर देयर सपोर्ट। जब हम किसी चीज पर बटते हैं तो डिवाइडेड ऑन क्यों नहीं लिखते? प्रेपोजिशन ओवर का क्या लॉजिक है यहाँ पे? मुझे थोड़ा अजीब लगा। ये ग्रामर का एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है जो सेंटेंस इंप्रूव करने वाले सवालों में आता है। ध्यान से सुनिएगा। हाँ हाँ, बताइए। इंग्लिश में जब किसी जमीन, केक या किसी फिजिकल चीज का बंटवारा होता है ना, तो हम उसे सिंपल डिवाइड करते हैं। ठीक है। पर जब लोग किसी मुद्दे यानी इशू, किसी विचार या किसी ओपिनियन पर आपस में सहमत नहीं होते और उस मुद्दे के कारण आपस में बढ़ जाते हैं, तब प्रेपोजिशन ओवर का इस्तेमाल सबसे सटीक माना जाता है। ओह हाँ, जैसे यहाँ विधायक एक मुद्दे पर बंटे हुए हैं कि किसका समर्थन करना है, उनका विचार बट रहा है, इसलिए डिवाइडेड ओवर द सपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। ये हुई ना बात, मुद्दे पर बंटना मतलब डिवाइडेड ओवर। दिमाग की बत्ती जल गई मेरी। आगे तोड़ते हैं इसको। हाँ। फॉर द लीडरशिप, नेतृत्व के लिए,
ऑफ जनरल सेक्रेटरी महासचिव के एडापडी के पलानी स्वामी के हु वॉज जो थे अंटिल रिसेंटली हाल ही तक द लीडर ऑफ ऑपोजिशन विपक्ष के नेता। अब यहाँ आखिरी हिस्से में एक छोटा सा वर्ड आया है हु। राइट। मैंने तो बचपन से पढ़ा है कि हु सवाल पूछने के लिए होता है, जैसे तुम कौन हो, हु आर यू। पर यहाँ इसका यूज तो बिल्कुल अलग लग रहा है। यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। सही पकड़ा आपने। यहाँ हु कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। ग्रामर की भाषा में इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ, इसका एक सिंपल सा नियम ये होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा ठीक उस नाउन या नाम के पास आता है जिसके बारे में वो एक्स्ट्रा आगे बात कर रहा होता है। अच्छा। यहाँ आप देखेंगे कि हु के ठीक पहले एक नाम लिखा है, एडापाडी के पलानीस्वामी। तो ये हु सीधा उनको पॉइंट कर रहा है और उनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि वो हाल ही तक विपक्ष के नेता थे। हु यहाँ दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का काम कर रहा है। समझ गया। तो आइए अब इस सेंटेंस का भी लॉजिक सेट करते हैं अपने रूल्स से। हु, व्हाट, व्हाई। एग्जैक्टली। हु कौन बनते हुए हैं? जवाब द 47 MLAs। व्हाट क्या है उनकी स्थिति? जवाब आर डिवाइडेड यानी बटे हुए हैं। व्हाई क्यों बटे हुए हैं? जवाब ओवर देयर सपोर्ट फॉर द लीडरशिप यानी नेतृत्व के समर्थन के मुद्दे पर। परफेक्ट। और अब फाइनल फ्लो के नियम से इस पूरे सेंटेंस को एक नेचुरल स्ट्रीम में बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। एज ऑफ नाउ फिलहाल इन दी 47 MLAs 47 विधायक फ्रॉम द द्रविडियन मेजर इस प्रमुख द्रविडियन पार्टी के आर डिवाइडेड ओवर बटे हुए हैं देयर सपोर्ट अपने समर्थन को लेकर फॉर द लीडरशिप ऑफ नेतृत्व के लिए जनरल सेक्रेटरी एडापडी के पलानीसामी महासचिव एडापडी के पलानीस्वामी के हु वाज अंटिल रिसेंटली जो हाल ही तक थे द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। विपक्ष के नेता। एकदम नेचुरल फ्लो बन गया। एक लंबा अजीब सा सेंटेंस अब लग रहा है ना, जैसे किसी कहानी का हिस्सा हो। बिल्कुल। अब स्थिति ये है कि MLA आपस में उलझे हुए हैं और सपोर्ट कहाँ देना है ये उन्हें पता नहीं। तो ऐसे में अगला एक्शन क्या होता है? सियासत में जब फूट पड़ती है ना तो फॉर्मल पत्र लिखे जाते हैं। आइए देखते हैं न्यूज वाले इस फॉर्मल कंप्लेंट को कैसे लिखते हैं। पढ़िए तीसरा सेंटेंस। On Monday, the two groups made written submissions to Pro Tem Speaker M.V. Karupriya regarding their claims. इसे भी छोटा हिस्सों में तोड़ते हैं। चले। On Monday, सोमवार को, the two groups दोनों गुटों ने made दिए या प्रस्तुत किए written submissions लिखित प्रस्ताव या दावे। यार यहाँ मुझे थोड़ा अजीब लगा। मेड रिटन सबमिशंस। मेड का मतलब तो बनाना होता है ना, जैसे आई मेड टी, मैंने चाय बनाई। यहाँ लेटर बनाए थोड़ी गए, वहां जाके दिए गए हैं। तो गेव क्यों नहीं लिखा इन लोगों ने? गेव रिटन सबमिशंस। हाँ, ये कॉलोकेशन का खेल है पूरा। कॉलोकेशन ये क्या होता है? इंग्लिश में कुछ शब्दों के जोड़े ना आपस में फिक्स होते हैं। जब किसी ऑफिशियल अथॉरिटी को कोई दावा, पेटिशन या रिपोर्ट सौंपी जाती है तो स्टैंडर्ड फॉर्मल इंग्लिश में उसे मेक अ सबमिशन ही कहा जाता है, ना कि गिव अ सबमिशन। अच्छा। हाँ, ये नया था। हाँ, और यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है क्योंकि सोमवार की घटना है, इसलिए मेक की सेकंड फॉर्म यानी V2 सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, मेड। और हाँ, एक और बात। क्या? एग्जाम कनेक्शन के हिसाब से इस वर्ड सबमिशंस पर ध्यान दीजिए। स्पेलिंग एरर वाले सेक्शन में इसमें अक्सर सिंगल एस देकर बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, जैसे SUBMISION लिख देंगे। पर डबल एस होना चाहिए ना? बिल्कुल, लेकिन आखिरी में डबल एस यानी SSION आता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है मार्क्स बचाने के लिए। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेज के बचे हुए हिस्से पर। हाँ, तो प्रोटेम स्पीकर को MV करुपैया को रिगार्डिंग के संबंध में देयर क्लेम्स अपने दावों। ये रिगार्डिंग यहाँ क्या काम कर रहा है? रिगार्डिंग यहाँ पर एक प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि विषय में, के बारे में, या फिर इंग्लिश में बोलें तो अबाउट। ओके। दोनों ग्रुप ने जो कागज सौंपे वो किसके बारे में थे? वो उनके दावों के बारे में थे, इसीलिए लिखा है रिगार्डिंग देयर क्लेम्स। गॉट इट। तो चलिए तुरंत इसका भी लॉजिक सेट करते हैं। हु कौन? जवाब द टू ग्रुप्स दोनों गुटों ने। व्हाट डिड दे डू? उन्होंने क्या किया? जवाब मेड रिटन सबमिशंस लिखित पत्र दिए। टू हुम? किसको दिए? जवाब टू प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को। व्हाई या व्हाट फॉर? किस लिए दिए? जवाब रिगार्डिंग देयर क्लेम्स अपने अपने दावों को लेकर। एकदम सटीक।
अब फाइनल फ्लो। अब फ्लो सेट करते हैं। ऑन मंडे सोमवार को द टू ग्रुप्स दोनों गुटों ने मेड रिटन सबमिशंस लिखित दावे प्रस्तुत किए टू प्रोटेम स्पीकर एमवी करुपेया प्रोटेम स्पीकर एमवी करुपिया को। रिगार्डिंग देयर क्लेम्स, अपने दावों के संबंध में। एकदम परफेक्ट ट्रांसलेशन और एकदम परफेक्ट समझ। अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो और भी मजेदार है। हाँ, क्योंकि दावे तो दोनों ग्रुप्स ने कर दिए, ठीक है, पर ताकत किसके पास ज्यादा है, किसका पलड़ा भारी है? न्यूज राइटर इस सस्पेंस को बनाए रखने के लिए ना कंजंक्शंस और कॉमास का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। आइए इस अगले सेंटेंस का ऑपरेशन करते हैं। दो देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द टू फैक्शंस, द डिसिडेंट ग्रुप led by former ministers C.V. Shanmugam and S.P. Velumani appears to enjoy the support of more legislators. काफी सारे पंक्चुएशन मार्क्स और कॉमर्स हैं इसमें। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तोड़ना शुरू करते हैं इसको आराम से। दो, हालांकि देयर इज यहाँ है, नो क्लैरिटी कोई स्पष्टता नहीं, ऑन द स्ट्रेंथ ताकत पर या संख्या बल पर, ऑफ द टू फैक्शंस दोनों गुटों की। एक मिनट, यहाँ स्ट्रेंथ की बात हो रही है। क्या एमएलए लोग जिम जा रहे हैं क्या? ताकत यहाँ फिजिकल पावर तो नहीं हो सकती पॉलिटिक्स में? और दूसरा, ये फैक्शंस क्या होता है भाई? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, पॉलिटिक्स में जब स्ट्रेंथ वर्ड आता है तो उसका मतलब सच में फिजिकल ताकत नहीं होता। इसका मतलब होता है नंबर्स, यानी संख्या बल। अच्छा, कितने लोग हैं? राइट, किस तरफ कितने ज्यादा लोग हैं उसको राजनीति में उनकी स्ट्रेंथ कहते हैं। और रहा सवाल आपका फैक्शंस का, तो ये एसएससी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी OWS का बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। ओह, कैसा? जब एक बड़ी संस्था या पार्टी के अंदर ही कुछ लोग मिलकर एक छोटा सा गुट या ग्रुप बना लेते हैं जो बाकी लोगों से अलग सोचता है, तो उस छोटे ग्रुप को फैक्शन कहा जाता है। इसे हिंदी में लोग आमतौर पर गुट या धड़ा कहते हैं। अब समझ आया मुझे, जैसे पार्टी में दो गुट बन गए हों। चलिए आगे का हिस्सा देखते हैं। द डिसिडेंट ग्रुप, विद्रोही गुट, लेड बाय, जिसका नेतृत्व किया जा रहा है फॉर्मर मिनिस्टर्स, पूर्व मंत्रियों द्वारा, C.V. शनमुगम और S.P. वेलुमानी। यहाँ एक और नया वर्ड आया है, डिसिडेंट। और ये बताइए, लेड बाय के आगे और पीछे दोनों तरफ कॉमा क्यों लगा है? अब देखो, डिसिडेंट का अर्थ होता है विरोधी या बागी। जो व्यक्ति सिस्टम या अपनी ही पार्टी के लीडर के खिलाफ आवाज उठाता है और अलग हो जाता है, उसे डिसिडेंट कहते हैं। ठीक है, ये भी वोकैब के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और अब आते हैं आपके कॉमा वाले सवाल पर। द डिसिडेंट ग्रुप लेड बाय फॉर्मर मिनिस्टर्स अपीयर्स टू, ये जो कॉमा वाला हिस्सा है ना, इसे ग्रामर में पैसिव पार्टिसिपल क्लॉज कहते हैं। पैसिव पार्टिसिपल क्लॉज। हाँ, राइटर यहां चाहता था कि पढ़ने वाले को पता चले कि इस गुट का लीडर कौन है, इसलिए उसने कॉमा लगाकर ये एक्स्ट्रा जानकारी बीच में घुसा दी। अगर हम इन दोनों कॉमा के बीच का हिस्सा छुपा दें, मतलब पढ़े ही नहीं, तो मुख्य सेंटेंस क्या बचेगा? द डिसिडेंट ग्रुप अपीयर्स टू एंजॉय, बस इतना सा। अरे वाह, ये तो सच में कमाल का हैक बताया आपने। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को स्किप कर दो तो सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर आसानी से समझ आ जाता है। यही तो ट्रिक है। आगे का आखिरी चंक देखते हैं सेंटेंस का। अपीयर्स, प्रतीत होता है या लगता है। टू एंजॉय, प्राप्त करना या मजा लेना। द सपोर्ट, समर्थन ऑफ मोर लेजिस्लेटर्स, ज्यादा विधायकों का। रुकिए जरा, एंजॉय द सपोर्ट, मैं चाहती हूं इस पे हम बात करें। एंजॉय का सीधा मतलब तो हमें सिखाया गया है मजे करना, पार्टी करना। तो क्या ये विधायक लोग डीजे लगाकर नाच रहे हैं समर्थन मिलने की खुशी में? ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा पढ़ने में? ये इंग्लिश भाषा का एक बहुत सुंदर पहलू है, जहां शब्दों के लिटरल मीनिंग से हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। अच्छा। फॉर्मल इंग्लिश में एंजॉय का इस्तेमाल सिर्फ पार्टी करने या मजे करने के लिए नहीं होता। जब कहा जाता है एंजॉय गुड हेल्थ या एंजॉय अ फंडामेंटल राइट, या जैसे यहां लिखा है एंजॉय द सपोर्ट, तो इसका अर्थ होता है किसी अच्छी चीज का लाभ उठाना या उसका प्राप्त होना। ओह। तो डिसिडेंट ग्रुप यहां मजे नहीं कर रहा है नाच गाकर, बल्कि उसे ज्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त हो रहा है, और ये स्थिति उसके लिए फायदेमंद है। ये तो सच में दिमाग खोलने वाली बात थी। तो अब इसका लॉजिक चेक करते हैं। व्हाट इज द कंडीशन? परिस्थिति क्या है? जवाब नो क्लैरिटी, कोई स्पष्टता नहीं। हु, कौन? जवाब द डिसिडेंट ग्रुप, विद्रोही गुट। व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? जवाब अपीयर्स टू एंजॉय सपोर्ट, ज्यादा समर्थन मिलता दिख रहा है। सही। यहां सेंटेंस शुरू हुआ था वर्ड दो से। दो एक कंजंक्शन है जो हमेशा विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे? ध्यान दीजिए, पहले हिस्से में एक कमी दिखाई गई,
कोई स्पष्टता नहीं है, यानी नो क्लैरिटी, और दूसरे हिस्से में उसका उल्टा असर दिखाया गया। लेकिन फिर भी विरोधी गुट मजबूत लग रहा है। एक सेंटेंस में दो विरोधी बातों को जोड़ने का ये सबसे आसान नियम होता है। परफेक्ट लॉजिक। आइए अब इस लंबे से सेंटेंस का एक स्मूथ फ्लो बनाते हैं। दो देयर इज नो क्लैरिटी, हालांकि कोई स्पष्टता नहीं है, ऑन द स्ट्रेंथ, ताकत या संख्या बल पर, ऑफ द टू फैक्शंस, दोनों गुटों की, द डिसिडेंट ग्रुप, विद्रोही गुट, लेड बाय फॉर्मर मिनिस्टर्स CV षणमुगम एंड SP वेलुमनी, जिसका नेतृत्व पूर्व मंत्रियों CV षणमुगम और SP वेलुमनी कर रहे हैं, appears to enjoy the support, उसे समर्थन मिलता प्रतीत हो रहा है, ऑफ मोर लेजिस्लेटर्स, ज्यादा विधायकों का। बहुत खूब। तो स्थिति अभी तक ये है कि विद्रोही गुट के पास ज्यादा लोग हैं। अब इस ताकत के साथ उन्होंने क्या फैसला लिया और राज्य के चीफ मिनिस्टर का इस पर क्या रिएक्शन आया, हमारा आखिरी सेंटेंस इन बातों को समेटेगा आज। हाँ, साथ ही इसमें एक सेमीकोलन भी आया है, जिसे हम डॉटर कॉमा कहते हैं, जो ग्रामर का एक और मास्टर टूल है। मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ। दिस ग्रुप हैज अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू सपोर्ट द तमिलनाडु वेट्री कज़गम गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर C. Joseph Vijay, by visiting the office of Mr. Shanmugam and meeting him and his colleagues on Tuesday, has indicated where his sympathies lie. इसे हम दो हिस्सों में बांट के तोड़ देंगे, सेमीकोलन से पहले और सेमीकोलन के बाद में। ठीक है, शुरू करते हैं। दिस ग्रुप, इस गुट ने, हैज अनाउंस्ड, घोषणा कर दी है, इट्स डिसीजन, अपने फैसले की, टू सपोर्ट, समर्थन करने की, द तमिलनाडु वेट्री कज़गम गवर्नमेंट, टीवी के सरकार को। यहाँ सेंटेंस की शुरुआत में जो टेंस आया है ना, हाँ, उसे समझना जरूरी है। टेंस, हाँ, हैज अनाउंस्ड, ये हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 का स्ट्रक्चर है, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। राइटर ने यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस यानी सिर्फ अनाउंस्ड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ एक ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो हाल ही में पूरा तो हुआ है, पर जिसका असर अभी वर्तमान यानी प्रेजेंट पर सीधा पड़ रहा है। उन्होंने घोषणा कर दी है, एक्शन पूरा हो गया है, पर वो फैसला अभी लागू है। हाँ, बात तो बहुत क्लियर है। अब आता है अपना सेमीकोलन, उसके आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर C. Joseph Vijay, मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने बाय विजिटिंग, दौरा करके या जाकर, द ऑफिस, कार्यालय में, ऑफ मिस्टर शानमुगम के, एंड मीटिंग हिम, और उनसे मिलकर, एंड हिज कॉलीग्स, और उनके साथियों से, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। यहाँ एक बारीक चीज मैंने नोटिस की है, बाय विजिटिंग और मीटिंग हिम। ये बाय आते ही वर्ब के पीछे ING क्यों लग गया अचानक से? क्या शानदार आदत बन रही है आपकी स्ट्रक्चर्स को पकड़ने की। बस आपकी रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर का एक सुनहरा नियम है, किसी भी प्रपोजिशन के बाद, जैसे इन, ऑन, एट, फॉर या यहाँ पर बाय, अगर उसके बाद कोई वर्ब यानी क्रिया आती है तो वो लगभग हमेशा अपनी ING फॉर्म में ही आती है। अच्छा, इस फॉर्म को हम जेरेंड कहते हैं, जैसे यहाँ बाय विजिटिंग यानी जाकर या दौरा करके, फिर बाय मीटिंग यानी मिलकर। इसका अर्थ निकलता है ऐसा करके चीफ मिनिस्टर ने वहां जाकर और उनसे मिलकर एक कदम उठाया है। पर क्या क्या आखिर में? उसका जवाब आखिरी शब्दों में छुपा है, हैज इंडिकेटेड, इशारा कर दिया है या संकेत दे दिया है। वेयर, कि कहाँ, हिज सिंपथीज लाए, उनकी सहानुभूति है या उनका झुकाव है। मुझे सच बताऊं तो सिंपथीज लाई पर आकर फिर से थोड़ा डाउट हो रहा है। बोलिए, क्या डाउट है? सिंपथी का नॉर्मल मतलब तो दया या सहानुभूति होता है ना जी। जैसे किसी के चोट लगने पर हमें उससे सिंपथी होती है। राजनीति में किस बात की दया दिखाई जा रही है एक दूसरे को? देखो, यहाँ पर लिटरल मीनिंग एक बार फिर आपको धोखा देगा। फिर से? हाँ, where his sympathies lie एक बहुत ही शानदार इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यानी मुहावरा है, जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में अक्सर पूछा जाता है। पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की भाषा में सिंपैथी का मतलब किसी पर तरस खाना या दया करना नहीं होता। फिर क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति मानसिक रूप से, विचारधारात्मक रूप से और भावनात्मक रूप से किसके साथ खड़ा है। जब हम इंग्लिश में कहते हैं आई नो वेयर योर सिंपैथीज लाई, तो इसका मतलब होता है मुझे मालूम है कि अंदर से तुम्हारा समर्थन किसके पास है। वाह भाई। तो चीफ मिनिस्टर ने ऑफिस जाकर ये इशारा कर दिया है कि उनका पूरा झुकाव और समर्थन इस विद्रोही गुट के साथ ही है। कमाल का फ्रेज था ये। चलिए अब इस पूरे हिस्से का लॉजिक चेक कर लेते फटाफट। हु, कौन? जवाब, दिस ग्रुप, इस गुट ने। व्हाट, क्या किया? जवाब, हैज अनाउंस्ड डिसीजन टू सपोर्ट, समर्थन का फैसला घोषित किया।
हु एल्स? और कौन? जवाब, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ने। व्हाट डिड ही डू? उन्होंने क्या किया? जवाब, हैज इंडिकेटेड हिज सिंपैथीज, अपना झुकाव जता दिया। हाउ? कैसे जताया? जवाब, बाय विजिटिंग द ऑफिस एंड मीटिंग हिम, ऑफिस जाकर और उनसे मिलकर। अब इसका आखिरी फ्लो भी सेट कर ही दीजिए। बिल्कुल, आखिरी फ्लो देखते हैं। दिस ग्रुप इस गुट ने हैज अनाउंस्ड, घोषणा कर दी है, इट्स डिसीजन, अपने फैसले की, टू सपोर्ट द टीवी के गवर्नमेंट, टीवी के सरकार को समर्थन देने की। चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय, मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने बाय विजिटिंग द ऑफिस ऑफ मिस्टर शानमुगम के कार्यालय का दौरा करके एंड मीटिंग हिम एंड हिज कॉलीग्स ऑन ट्यूसडे, और मंगलवार को उनसे और उनके साथियों से मिलकर, हैज इंडिकेटेड, संकेत दे दिया है, वे हिज सिंपैथीज लाए, कि उनका झुकाव या समर्थन कहाँ है। और इसी के साथ ही न्यूज़पेपर का इतना कठिन पैराग्राफ पूरी तरह से आसान हो गया। आज की इस भाषा क्लास से ना एक बात साफ हो जानी चाहिए सबको कि लंबे सेंटेंसेस से कभी घबराना नहीं है। उन्हें छोटे हिस्सों में बांटना है और उनके ग्रामर के छोटे छोटे पुर्जों का बस एक एक करके ऑपरेशन करना है। एकदम ठीक बात है। आज के इस विश्लेषण को हम यही पूरा करते हैं। आज की क्लास का सार सच में यही है कि इंग्लिश पढ़ना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा मुश्किल नहीं है, बल्कि एक बड़ी सी मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स को अलग करके समझने जैसा है। जब हम हु, व्हाट, व्हाई वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, और सेंटेंस को चंक्स में तोड़ते हैं ना, तो मतलब खुद ब खुद निकल के बाहर आ जाता है। बिल्कुल। और एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि वोकैबुलरी को रटना जरूरी नहीं है। जब आप वर्ड्स को ऐसे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ना, जैसे सक्सेसिव सेटबैक या डिवाइडेड ओवर या प्रीपोजिशन के बाद का जरंड, तो रूल्स दिमाग में हमेशा के लिए छप जाते हैं। यही तो सच्ची तैयारी है। सही बात है एकदम। तो आज जाते जाते मैं आप सबके दिमाग में एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। कौन सा सवाल? आज हमने एंजॉय द सपोर्ट और सिंपैथीज लाए जैसे बेहतरीन फ्रेजेस देखे थे अभी, जहां इंग्लिश का वर्ड टू वर्ड लिटरल अनुवाद हमें पूरी तरह धोखा दे गया था। अगली बार जब आप हिंदी न्यूज में किसी नेता को कहते सुने, मुझे जनता का पूरा सहयोग और प्यार मिल रहा है, तो खुद से सोचना कि क्या वहां इंग्लिश में एंजॉय द सपोर्ट फिट किया जा सकता है? क्या हिंदी के सहानुभूति को इंग्लिश में वही मतलब मिलता है जो आज यहाँ सेंटेंस में था? इन बातों को सोचिए और अपने ख्यालों में इन शब्दों का इस्तेमाल करते रहिए। बिल्कुल, प्रैक्टिस करते रहिए। कल हम एक नया पैसेज लाएंगे और इसी तरह तोड़ तोड़कर इस भाषा की एक नई गुत्थी सुलझाएंगे। पढ़ना सीखते रहिए और हमेशा नया जानते रहिए। और लास्ट में जाते जाते आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जो भी एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे सीजीएल या सीएचएसएल, वो जीके और ब्लैक बुक का कोर्स बाय कर सकता है। जीके में आपको फैट मैन बुक की कंप्लीट ऑडियो बुक मिलेगी, जो आपकी स्टडी को मेडिटेशन जैसा फील कराएगी। और उसके बाद लिटिल बॉय ट्रूली लाइफ चेंजिंग होगा। इसमें जीके जिस तरीके से पढ़ाया गया है, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जीके ऐसे भी पढ़ाई जा सकती है। सच बताऊं, आपको पढ़ने की लत लग जाएगी। और ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी में आपको कंप्लीट वोकैबुलरी मिलेगी, वीडियोस प्लस पीडीएफ्स के साथ। इतनी मेहनत और डेडिकेशन से पढ़ाया गया है कि शायद आपने आज तक कहीं नहीं पढ़ा होगा, ना किसी वीडियो चैनल पर, ना किसी टीचर के कोर्स में। डेमो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे हाई क्वालिटी पीडीएफ्स भी मिलेंगी। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने ब्लैक बुक वोकैबुलरी की इतनी अच्छी पीडीएफ्स क्रिएट की होंगी। तो ज्वाइन जरूर करें। जीके का कोर्स ओनली 99 रुपीज़ में, वोकैबुलरी कोर्स 129 रुपीज़ में। और अगर दोनों साथ में लोगे तो स्पेशल ऑफर रहेगा सिर्फ 200 रुपये में दोनों। कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स चेक करें। टेलीग्राम चैनल पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। Please subscribe to the channel and please like the video. Thank you.